हेलो प्यारे बच्चों, सभी को राधे राधे। मैं पवन आचार्य आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं नेशनल कैरियर एकेडमी एनसीए के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से हैं। और आगे आगामी 18 मार्च को होने वाले आपके एग्रीकल्चर बायोलॉजी का जो पेपर है उसके लिए मैं 2 मॉडल पेपर पहले ही अपलोड कर चुका हूं। और मेरे को उम्मीद है कि आपने वो जो मॉडल पेपर हैं वो आपने देखे होंगे। आज आपके सामने मैं लेके आया हूँ बेटा 100 ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेंगे 18 तारीख के एग्जाम के लिए। जिसके अंदर मैंने 50 क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू यानी कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आबा सदा वाले वो, और 30 क्वेश्चन के आसपास मैंने खालिस्तान वाले फिलिप्स और बाकी के जो है वो वेरी शॉर्ट मैंने डाले हैं इसमें। तो वो आज देखेंगे अपन इस क्लास के अंदर। और पूरी कोशिश कीजिएगा इसको आराम से एंड तक देखना है आपको। और जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ इस क्लास के अंदर क्वेश्चन मैं आपको एक कराऊंगा, पर एक के साथ में 2-3 पॉइंट और कवर हो जाएंगे अपने। तो ये चीज को भी अपन थोड़ा ध्यान रखेंगे। और जो बच्चे 12th के साथ में ही जेट और सीयूटी क्रैक करना चाहते हैं उन सभी के लिए एक गुड न्यूज है, एक अच्छी खबर है कि 28 मार्च को आपके एग्जाम पूरे हो रहे हैं खत्म। और 29 मार्च से ही हम नेशनल कैरियर एकेडमी उदयपुर पर क्रैश कोर्स के रूप में लगभग 2 से ढाई महीने का जो कोर्स है वो हम आपको जो है प्रदान करवाना चाह रहे हैं, आपको उपलब्ध करवाना चाह रहे हैं। तो आप जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चों तक ये न्यूज पहुंच सके। क्रैश कोर्स के रूप में आप ज्वाइन कीजिए और अपना सिलेक्शन पक्का कीजिए। 2025 आपके लिए सुनहरा अवसर प्रदान करेगा। और इसी के साथ में मैं वीडियो जो है क्वेश्चंस वो शुरू करता हूं। और समझिएगा इसको, जो बच्चे अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करना चाहते हैं उनका फोकस, मेन जो फोकस होना चाहिए वो इन्हीं क्वेश्चंस पे ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि ये क्वेश्चन एक्यूरेसी मांगते हैं, एक्यूरेट मांगते हैं। अगर एक्यूरेट रहोगे तो ज्यादा से ज्यादा नंबर आ सकेंगे, और अगर एक्यूरेसी नहीं रहती है तो नंबर कट जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से आ रहा है कि उन्नत किस्म के बीजों की बुआई से फसल की उन्नत किस्म के बीजों की बुआई करने से फसल की उपज में कितनी बढ़ोतरी होती है? 10 से 12%, 15 से 20%, 20 से 25% या 25 से 30%। जब अपन हाई क्वालिटी सीड यूज करते हैं बेटा, इम्प्रूव सीड यूज करते हैं तो कितना जो है वो इंप्रूवमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या जाएगा? 20 से 25% इंप्रूवमेंट होता है। ये आपके पहले चैप्टर के अंदर पहले पेज से क्वेश्चन उठा रहा हूं मैं आपको। हर एक क्वेश्चन मैंने उठाया हुआ है यहाँ पर, वो ध्यान से आप समझिएगा। 20 से 25% जो है फायदा यहाँ पर होने वाला है अगर अपन उन्नत किस्म के बीजों की बुआई करते हैं। और ये पहले चैप्टर का क्वेश्चन जिसमें पादप प्रजनन की परिभाषा से लेकर हम बात करेंगे कि फसल के जीन प्रारूप में, जीनोटाइप में ऐसा परिवर्तन करना है और ऐसी वैरायटी बनानी है जो मानव के काम आ सके, उसको अपन पादप प्रजनन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनबीपीजीआर का मुख्यालय, हेडक्वार्टर कहां पर है एनबीपीजीआर का? तो बात कीजिएगा एनबीपीजीआर का मुख्यालय कहां पर है बेटा? नई दिल्ली। एनबीपीजीआर का फुल फॉर्म भी आपको पूछ ले तो क्या बात करेंगे इसके अंदर? नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, ध्यान रखेगा। ठीक है, राष्ट्रीय पादप अनुसंधान संस्थान कहां पर है? अनुसंधान संसाधन कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर स्थित है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। और जर्म प्लाज्म या जनन द्रव्य का संरक्षण करने का जो ठेका दे रखा है वो भी एनपीपीसीआर को दे रखा है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, प्याज का उत्पत्ति स्थान, मेरे बच्चों ध्यान रखिएगा। आपके पहले चैप्टर के अंदर जो उत्पत्ति स्थान वाला टॉपिक है जिसमें रशिया के जो साइंटिस्ट हैं वेविलोव, उन्होंने बहुत सारी फसलों को, बहुत सारे फलों के उत्पत्ति स्थान डाले हैं यहाँ पर, जैसे कि भारत है ना, जैसे कि चाइना, अफगानिस्तान, मध्य एशिया, अमेरिका वगैरह वगैरह, बहुत सारे यहाँ पर जो है स्थान दे रखे हैं। तो उन स्थानों को बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा क्योंकि इसका जिक्र मॉडल पेपर के अंदर भी कर रखा है। तो आपको पूरा चांस है कि यहाँ पर पूछेगा। तो प्याज का उत्पत्ति स्थान कहाँ से है बेटा? अफगानिस्तान से माना जाता है। चाइना से कौन कौन आता है? चाइना से सोयाबीन आता है, मूली, बैंगन, ये सब चाइना से काउंट होंगे। भारत से कौन कौन आता है? भारत में धान, अरहर, चना, लोबिया, गन्ना, काली मिर्च, आम, हल्दी। आम और हल्दी को ध्यान में रखेगा, हल्दी का उत्पत्ति स्थान पूछ ले आपको, आम का उत्पत्ति स्थान पूछ ले, है ना, बनाना, केले का उत्पत्ति स्थान पूछ ले। अमेरिका की बात करें तो दक्षिण अमेरिका, अब 2 अमेरिका दे रखे हैं यहाँ पर, मध्य अमेरिका से भी है और दक्षिण अमेरिका से भी है। दक्षिण अमेरिका से आलू है, मक्का,
वगैरह ये सब जो है, टमाटर, तंबाकू, रबड़, ये अमेरिका से, दक्षिण अमेरिका से माने जाते हैं। मध्य अमेरिका से मक्का स्पेशली ध्यान रखेगा, पपीता ध्यान रखेगा, अमरूद ध्यान रखेगा। ठीक है, तो ये प्याज के उत्पत्ति स्थान के साथ साथ में और भी उत्पत्ति स्थान स्पेशली ध्यान रखना। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा 100% कहीं न कहीं से पूछेगा आपको, और हो सकता है कि वो आबा सादा में नहीं पूछ के आपको 1.5 नंबर वाले क्वेश्चन में डाल दें कि बताइए इन कोई 4 फसल या 4 फलों का नाम दे देगा, बताइए इनका उत्पत्ति स्थान कहाँ कहाँ से है। तो ऐसा भी क्वेश्चन जो है वो बेटा आ सकता है। नेक्स्ट, मूलर द्वारा एक्स किरणों की उत्परिवर्तन जनी प्रकृति की खोज कब हुई थी? ध्यान रखिएगा, मूलर नाम के साइंटिस्ट ने एक्स किरणों के अंदर उत्परिवर्तन जनी का मतलब क्या होता है, इसको अंग्रेजी में म्यूटाजेनिक कहते हैं। देखो बेटा, जब किसी पदार्थ में या किसी किरण में अगर म्यूटेशन को उत्पन्न करने की, उत्परिवर्तन को उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है या उत्पन्न करता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन जन या म्यूटाजन कहते हैं। और ये जो एक्स किरणें, गामा किरणें, जितनी भी किरणें होती है वो सब क्या होते हैं? भौतिक विकिरण, भौतिक उत्परिवर्तन जन या फिजिकल म्यूटाजन कहलाते हैं। ठीक है, तो एक्स किरणों की खोज, एक्स किरणों की इस वाली प्रकृति की खोज कब हुई थी? 1927 में हुई थी, ध्यान रखेगा। और इसी खोज के बाद में ही उत्परिवर्तन प्रजनन यानी कि म्यूटेशन ब्रीडिंग की स्टार्टिंग हुई थी। ध्यान रखिएगा, म्यूटेशन ब्रीडिंग जो कि 9 साल का प्रोसेस है, समझा रखा है आपको अच्छे से, 9 साल का प्रोसेस है। पहले साल के अंदर अपन जो बीज होते हैं उन बीज को म्यूटाजन से उपचार करने के बाद में उनको उगाते हैं। उगाने के बाद में जो बीज मिलेंगे उन बीजों को अलग अलग एकत्रित कर लेते हैं। अलग अलग कलेक्ट करने के बाद में अपन सिंगल लाइन की 3 बार रिपीटेशन करते हैं, सिंगल लाइन सिंगल लाइन सिंगल लाइन। उसके बाद में सिंगल डिब्बा जो कि प्राइमरी इल्ड ट्रायल टेस्ट को बताता है, 3 डिब्बे जो कि कोऑर्डिनेट इल्ड ट्रायल टेस्ट को बताता है, और उसके बाद में उसका मल्टीप्लीकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन यहाँ पर बात कर सकते हैं। नेक्स्ट, ट्राइसोमी के लिए सही विकल्प क्या होगा? देखिए ध्यान रखेगा, ट्राइसोमी की बात की जा रही है, तो मैं बता दूं ये कहां से आया हुआ है क्वेश्चन? बहुगुणिता, जो पॉलीप्लॉइडी वाला टॉपिक है उसमें से निकला हुआ क्वेश्चन है। पॉलीप्लॉइडी या बहुगुणिता क्या होता है? जब किसी जीव के कायिक कोशिका में उपस्थित जो गुणसूत्र होते हैं, द्विगुणित गुणसूत्र, डिप्लॉइड क्रोमोसोम होते हैं, उसमें कोई चेंज होना यानी कि या तो वृद्धि हो जाए या कमी हो जाए, इसी को क्या कहते हैं अपन? बहुगुणिता या पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं, एन्यूप्लॉइडी और यूप्लॉइडी। अगुणिता, असुगुणिता और सुगुणिता। अगर 2n प्लस माइनस कुछ चल रहा है तो उसको अपन असुगुणिता एन्यूप्लॉइडी कहते हैं, और अगर n की कॉपी हो रही है, n 2n 3n 4n हो रहा है तो उसको अपन क्या कहते हैं? सुगुणिता कहते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि यहाँ पर 2 प्रकार की होती हैं, 1 और 2। जो एन्यूप्लॉइडी है वो 2 प्रकार की होती है। एक को अपन कहते हैं हाइपोप्लॉइडी, हाइपो, और एक को क्या कहते हैं? हाइपर, अधो। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? अधो। इसको क्या कहते हैं? अधि। अब ट्राइसोमी, ट्राई मतलब 3 का मतलब क्या चल रहा है? 2 से अधिक चल रहा है, तो उसको अपन इसमें डाल देंगे हाइपर में। तो ट्राइसोमी मतलब 2n प्लस 1। अगर यहाँ पर ऐसा कुछ आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा बेटा? 2n प्लस 1 ये हो जाएगा। सभी को देख लेते हैं। अच्छा, 2n माइनस 1 हो तो उसको अपन क्या कहते हैं? मोनोसोमी। इसको क्या कहते हैं बेटा अपन? मोनोसोमी। 2n प्लस 2 हो तो उसको अपन क्या कहते हैं? इसको अपन क्या कहते हैं? नल्लीसोमी। सॉरी, नल्लीसोमी नहीं, ये 2n माइनस 2 को ऊपर क्या कह देंगे? नल्लीसोमी। नल्लीसोमी 2n प्लस 2 है तो उसको अपन क्या कह देंगे? टेट्रासोमी। टेट्रासोमी। और 2n प्लस 1 है तो ट्राइसोमी। ठीक है, मतलब प्लस 1 आ रहा है तो ट्राइसोमी, प्लस 2 आ रहा है तो टेट्रासोमी, माइनस 1 आ रहा है तो मोनोसोमी, माइनस 2 आ रहा है तो नल्लीसोमी। ये चारों मैंने बता दी है, चारों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कोई न कोई क्वेश्चन आपको इसमें से पूछेगा। नेक्स्ट चलिएगा, पीबीआर 322 का आकार कितना होता है? यस, यहाँ पर जितने भी प्लाज्मिड का दे रखा बेटा, सेकंड चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर आपको आकार पूछेगा। देखो मेरे बच्चों, इसका जो आकार है वो है 4.36 kb, ध्यान रखिएगा। पीबीआर 322 का आकार कितना होता है? 4.36 kb, ध्यान रखिएगा। 23 kb किसका आकार है? यहाँ पर टीडीएनए का। टीडीएनए का आकार कितना है? 23 kb। ठीक है, और भी बता दूं मैं आपको, अगर आपको कह दें कि टीआई प्लाज्मिड का आकार कितना होता है, तो 200 से 250 kb का आकार होता है। अगर टीडीएनए की बात करें, टीडीएनए का आकार कितना होता है? 23 kb का होता है। और पीबीआर 322 का आकार कितना होता है बच्चों? तो 4.36 kb के आसपास ये माना जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अपन ने देखा यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं अपन ट्रांसजेनिक मक्का। ट्रांसजेनिक मक्का बनाया गया था बेटा किस अमीनो अम्ल की अधिकता से होती है? ध्यान रखिएगा, ये आपके जो बायोटेक्नोलॉजी के जो उपयोग है, महत्व उसमें दे रखा है। बायोटेक्नोलॉजी का महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है।
बड़े क्वेश्चन में बनने की पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी। बड़े क्वेश्चन में क्या क्या बन सकता है कि भाई बायोटेक्नोलॉजी के उपयोग में क्या क्या आता है। नंबर 1 बीटी कॉटन। बीटी कॉटन किस जीवाणु में, बीटी कॉटन के अंदर किस बैक्टीरिया का यूज किया गया था, बैसिलस thuringiensis का यूज किया गया था। कौन से प्रोटीन का यूज हुआ था, क्राई प्रोटीन का यूज हुआ था। नंबर दो फ्लेवर्ड सेवर टमाटर। फ्लेवर्ड सेवर टमाटर के अंदर टमाटर की सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली को कौन सा एंजाइम खत्म करता है, तो उस एंजाइम का नाम क्या है, उस एंजाइम का नाम जो आपको बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर। और नेक्स्ट उस एंजाइम को किस टेक्निक से कम किया गया था, एंटीसेंस आरएनए टेक्निक से कम किया गया था। ठीक है, तो उसके बाद में ट्रांसजेनिक मक्का, उसमें लाइसिन अम्ल, ल्यूसिन लाइसिन, ध्यान रखिएगा, लाइसिन अमीनो अम्ल की मात्रा बढ़ाने के लिए ट्रांसजेनिक मक्का की शुरुआत की गई थी। इस बात को थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। किस मक्का का निर्माण किया गया था, इसके द्वारा ट्रांसजेनिक मक्का का निर्माण किया गया था। और जो टमाटर की कोशिका झिल्ली को कम करने के लिए किस एंजाइम का उपयोग किया गया था, पॉलीगैलेक्टोयूरोनेस एंजाइम का उपयोग किया गया था। नेक्स्ट, अगुणित पौधे की प्राप्ति के लिए कौन सा संवर्धन उपयोगी है। अगर आपको हैप्लॉइड प्लांट चाहिए तो कौन से संवर्धन यहाँ पर अपन काम लेते हैं, भ्रूण नहीं, भ्रूण को नहीं लेते हैं। पराग संवर्धन, पराग संवर्धन से, हाँ ये बिल्कुल ये से हो जाएगा पराग संवर्धन। एपिकल मेरिस्टेम, ध्यान रखना बेटा, अगर आपको वायरस मुक्त पौधे चाहिए, कौन से मुक्त पौधे चाहिए, वायरस मुक्त पौधे चाहिए, वायरस फ्री प्लांट चाहिए, तो कौन सा काम लेते हैं अपन, एपिकल मेरिस्टेम काम लेते हैं। और अगर आपको अगुणित हैप्लॉइड प्लांट चाहिए तो पराग संवर्धन काम लेते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करें अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोन फ्लाई, यस स्टोन फ्लाई का ऑर्डर कौन सा माना जाता है, ओडोनाटा नहीं, ओडोनाटा नहीं है, ऑर्थोप्टेरा नहीं है, प्लेकोप्टेरा यस प्लेकोप्टेरा। ऑर्थोप्टेरा से कौन कौन आता है, टीडा, टीडे का ऑर्डर कौन सा होता है, ऑर्थोप्टेरा। ओडोनाटा से कौन आता है, ड्रैगन फ्लाई, ध्यान रखिएगा, ड्रैगन फ्लाई का ऑर्डर कौन सा होगा, ओडोनाटा। और प्लेकोप्टेरा किसका है, स्टोन फ्लाई का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपन, राष्ट्रीय कीट कॉकचेफर बीटल, मई बीटल, जून बीटल, ये किसको कहते हैं, ध्यान रखिएगा। नेशनल पेस्ट, कॉकचेफर, मई जून बीटल किसको कहा जाता है, ये सब अलग अलग नाम है। नेशनल पेस्ट, कॉकचेफर, मई बीटल, जून बीटल, चार नाम आ रहे हैं, किसके आ रहे हैं, ये व्हाइट ग्रब, बिल्कुल व्हाइट ग्रब, होलोट्रिका, कॉन्सेनगुनिया, ध्यान रखिएगा। ऑर्डर का नाम कोलियोप्टेरा, फैमिली का नाम मेलानोथिडी या स्क्रैबियडी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और बाकी को तो आराम से कोई दिक्कत ही नहीं है। टीडे को कौन सा कीट कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय कीट कहा जाता है, इंटरनेशनल पेस्ट कहा जाता है। दीमक, दीमक को ऐसा कीट है जो खेत और घर दोनों जगह पाया जाता है। दीमक का जो आवास होता है उसको अपन टर्मेट एरिया कहते हैं। ठीक है, रेड हेयर कैटरपिलर, इसका तो कुछ इतना खास नहीं है, नाम वाम तो कुछ है भी नहीं, पर हाँ ध्यान रखिएगा, रेड हेयर कैटरपिलर का अटैक या आक्रमण सबसे ज्यादा कहाँ होता है, जहां पर कम वर्षा वाला क्षेत्र होता है या जहां पर हल्की भूमि होती है, वहां पर सबसे ज्यादा अटैक देखने को मिलता है। ठीक है, अटैक देखने को मिलता है, तो ये अपन बात कर पा रहे हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, कॉटन बोलवर्म कीट कौन सा कहलाता है भाई, कॉटन बोलवर्म, यस ध्यान रखिएगा, कॉटन बोलवर्म किसको कहते हैं, चने के फलीछेदक को कहते हैं बेटा। इस चने के फलीछेदक के 2-3 नाम आएंगे, ध्यान रखना, क्या क्या नाम आएंगे, एक तो ये आएगा, कौन सा आएगा, टमाटर का फल छेदक, टमाटर का फल छेदक, फ्रूट बोरर ऑफ टोमेटो कहलाता है। एक आपके सामने दे रखा चने का फल छेदक, एक और कौन सा आ जाएगा, कॉटन बोलवर्म, कॉटन बोलवर्म के नाम से आ जाएगा। ठीक है, ये दो नाम और दे रखे हैं, और इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा कहलाता है। ऑर्डर का नाम क्या हो जाएगा, है ना, लेपिडोप्टेरा हो जाएगा, और फैमिली कौन सी हो जाएगी, नॉक्टुडी हो जाएगी। ठीक है भाई, और बाकी क्यों तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट, कौन सा कीट 32 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर भी जीवित रहता है, यस बहुत इंपॉर्टेंट, विच इंसेक्ट लाइव ऑन 32 to 44 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। कौन सा कीट 32 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर भी जीवित रहता है, रेड हेयर कैटरपिलर, खपरा बीटल, फल मक्खी, दीमक। ध्यान रखिए, खपरा बीटल, खपरा बीटल एक ऐसा कीट है जो कितना भी टेम्परेचर हो, 44 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, तो भी आराम से जीवित रहता है। साथ ही ये एक ऐसा कीट है जो कि 2.5% 2.5% मॉइस्चर यानी कि नमी पर भी जीवित रह सकता है। बहुत कम नमी है और बहुत हाई टेम्परेचर है, फिर भी ये आसानी से जीवित रह जाता है। बहुत सारे कीट ऐसे होते हैं बेटा जो 10% या 8% नमी से नीचे आने पर मर जाते हैं, जीवित नहीं रहते, पर ये एक ऐसा नालायक कीट है
जो 2.5% मॉइस्चर पर भी जीवित रहना पसंद करता है। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फेरोमोन ट्रैप की संख्या कितनी होती है? 5। ध्यान रखिएगा, अगर 1 हेक्टेयर में आपको फेरोमोन लगाने हैं तो कितना लगाने पड़ेंगे? 5। चलिए, चूहों के बिलों को उपचारित करने का प्रभावी उपचार, यस बहुत इंपॉर्टेंट, एल्यूमिनियम फॉस्फोइड, जिसको अपन सल्फोस या सेल्फोस की गोलियां भी कहते हैं। एल्यूमिनियम फॉस्फोइड एक ऐसा केमिकल है, अगर आपको चूहे मारने हो तो चूहों के बिलों के आसपास इसका स्प्रे या इसको रख दीजिए, कंट्रोल हो जाएंगे। पर ये बात ध्यान रखें, जिंक फॉस्फोइड नहीं है। जिंक फॉस्फोइड आपको पूछेगा तो ये बताना, चूहों के अंदर विष संकालुता, क्या बेटा? चूहों के अंदर विष संकालुता, पेट साइनेस को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जिंक फॉस्फोइड का उपयोग किया जाता है। या विष संकालुता किसके प्रति उत्पन्न होती है? तो भी आंसर क्या जाएगा? जिंक फॉस्फोइड जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पायरेथ्रम क्या होता है? पायरेथ्रम जो है बेटा ध्यान रखना, एक प्रकार का प्राकृतिक कीटनाशी होता है जो कि गुलदाउदी के फूलों से या क्राइसैंथेमम के फूलों से प्राप्त होता है। क्या नाम? पायरेथ्रम। नेक्स्ट इज नैपसेक स्प्रेयर की क्षमता कितनी होती है? नैपसेक स्प्रेयर की क्षमता होती है 10 से 16 लीटर के आसपास होती है। वैसे तो ये 30 लीटर तक बनाया जा सकते हैं, पर किंतु क्षमता इतनी होती है इसके पास में। नेक्स्ट, मतलब ये नॉर्मल क्षमता है जिससे किसान आसानी से काम ले सकता है। बाकी अकॉर्डिंग टू जो डिमांड होती है मार्केट में या किसान की जो डिमांड होती है उसके हिसाब से अलग अलग बनते रहते हैं। नेक्स्ट, स्वर्णिम सूत्रकृमि गोल्डन निमेटोड, यस गोल्डन निमेटोड को कहां पर बैंड कर रखा है? ध्यान रखना बेटा, जो एंडेमिक रोग होते हैं, जो स्थानिक रोग होते हैं, वो कुछ जगह पर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। जब बहुत ज्यादा पाए जाते हैं तो वहां पर क्या लगाया जाता है? पादप संगरोध लगाया जाता है, क्वारंटाइन लगाया जाता है। और क्वारंटाइन के लिए एक नियम आएगा, डिपा नियम, जो इसी में एक क्वेश्चन भी दे रखा है मैंने। डिपा नियम का फुल फॉर्म क्या होता है? डिपा का डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट, रट के जाना आएगा, है ना। विनाशी कीट एवं नाशक जीव अधिनियम कब आया था? 1914। ये नियम कहता है कि अगर आप कोई भी पादप सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके नहीं जा सकते, क्योंकि उसके अंदर क्या हो सकता है? उसके अंदर कोई रोगजनक हो सकता है, पैथोजन हो सकता है, कोई इंसेक्ट हो सकता है, वगैरह वगैरह। तो उसको रोकने के लिए अपन क्वारंटाइन जो रूल है वो अपन लागू करते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है आलू का, देखिए मैंने कहा था आपको, जो गोल्डन है, गोल्ड कहाँ मिलता है? गोल्ड मिलता है पहाड़ियों के ऊपर। पहाड़ी कौन सी? नीलगिरी की पहाड़ी। कहाँ पर? नीलगिरी की पहाड़ी, तमिलनाडु, यहाँ पर इसको बैन कर रखा है। इसके लगे हाथ और मैं बता दूं, अगर आपसे पूछ लें कि आलू का मस्सा रोग, कौन सा रोग? मस्सा, जिसको अपन वार डिजीज कहते हैं, इसको रोकने के लिए कहां पर प्रतिबंध लगा रखा है? तो ये है दार्जिलिंग। कहां पर बेटा? दार्जिलिंग। दार्जिलिंग कहां पर? वेस्ट बंगाल। और एक और देर का केले का बंची टॉप बनाना, है ना, बंची टॉप और बनाना डिजीज को केरल, उड़ीसा, बिहार, असम, यहाँ पर बैन कर रखा है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया का काम कौन करता है? ध्यान रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य कौन करता है? प्लाज्मिड करता है? नहीं, ये तो एक्स्ट्रा डीएनए होता है। मिजोसोम करता है? हाँ यस, ये मिजोसोम। अगर आपसे पूछ ले व्हाट इज मिजोसोम, मिजोसोम क्या होता है? तो जीवाणु कोशिका की जो कोशिका झिल्ली होती है, जीवाणु कोशिका की कोशिका झिल्ली अंदर की तरफ फोल्ड होके इस प्रकार की स्ट्रक्चर बना ले, इसको अपन कौन से स्ट्रक्चर कहते हैं? वेसिकुलर लाइक स्ट्रक्चर, वायु कोष जैसी संरचना। वायु कोष जैसी संरचना को अपन क्या कहते हैं बेटा? मिजोसोम कहते हैं, ठीक है। और प्लाज्मिड क्या होता है? ये प्लाज्मिड एक्स्ट्रा डीएनए होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ बैक्टीरिया इज नोन एज प्लाज्मिड। और कैप्सिड क्या होता है? कैप्सिड ये वायरस में होता है, वायरस का जो प्रोटीन का जो आवरण होता है उसको कैप्सिड कहते हैं। फ्लैजिला क्या होता है? बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया की जो जो सेल वॉल होती है उसके बाहर की तरफ धागे जैसी स्ट्रक्चर होती है जो बैक्टीरिया को गति प्रदान करती है, लोकोमोशन प्रदान करती है, उसको क्या कहते हैं अपन? फ्लैजिला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टमाटर का पुष्पाग्र गलन रोग जो है वो किससे होता है? ध्यान रखना बेटा, स्पेशली आपके सिलेबस में केवल 4 रोग ऐसे दे रखे हैं जो किसी की कमी से हो रहे हैं। ये किसी कमी से हो रहा है पुष्पाग्र गलन, जिसको अपन ब्लूसम एंड रोड कहते हैं, कैल्शियम की कमी से होता है, ध्यान में रखना, ध्यान में रखना। मोलिब्डेनम की कमी से कौन सा होता है? फूल गोभी का व्हीपटेल रोग। कौन सा बेटा? फूल गोभी का व्हीपटेल रोग होता है। मैग्नीज की कमी से कौन सा होता है? जई का ग्रे स्पेक रोग, ग्रे स्पेक डिजीज ऑफ ऑट। और जिंक की कमी से कौन सा होता है? खेरा रोग, चावल का या धान का खेरा रोग होता है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, न्यूक्लियोप्रोटीन कण किसे कहते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन कण कहते हैं वायरस को, ध्यान में रखना। व्हाट इज न्यूक्लियोप्रोटीन? न्यूक्लियो यानी कि न्यूक्लिक अम्ल, या तो डीएनए अथवा आरएनए प्लस प्रोटीन, प्रोटीन को अपन क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं। तो ये हो जाएगा, ठीक है। बैक्टीरिया क्या होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। प्रियोन क्या होता है? ये पीआईपी पार्टिकल होते हैं, ध्यान रखना, कौन से पार्टिकल होते हैं? पीआईपी। प्रोटीन में संक्रामक कण कहते हैं। वायरोड क्या होते हैं? वायरस जैसे दिखने वाले होते हैं, वायरोड होते हैं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बात करेंगे,
नेक्स्ट, अधिकतर पादप रोग करने वाले जीवाणु किस आकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा। अधिकतर पादप रोग करने वाले जीवाणु छड़ाकार होते हैं, रोड शेप होते हैं, साथ में ग्राम नेगेटिव होते हैं, ध्यान रखना। कैसे होते हैं? ग्राम नेगेटिव, ऋणात्मक, ग्राम आग्राही होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट। लक्ष्य पट प्रभाव या टारगेट बोर्ड प्रभाव किस रोग से संबंधित है मेरे बच्चों? तो ध्यान रखिएगा, टारगेट बोर्ड प्रभाव जो है टमाटर का अगेती झुलसा, अर्ली ब्लाइट ऑफ टोमेटो, अर्ली ब्लाइट ऑफ टोमेटो से संबंधित है। और इसका जो फंजाई है, वो फंजाई का नाम क्या है? अल्टरनेरिया सोलेनाई। क्या नाम बेटा? अल्टरनेरिया सोलेनाई। टारगेट बोर्ड प्रभाव क्या होता है कि जब पत्तियों के ऊपर जो धब्बे बनते हैं, जो झुलसे हुए धब्बे बनते हैं, उन धब्बों के अंदर ऐसी घूमती हुई रेखाएं होती है, सकेंद्रीय रेखाएं होती है, जलेबी आकार की रेखाएं होती हैं। उन रेखाओं को सकेंद्रीय लाइनें कहते हैं, कंसेंट्रिक रिंग्स कहते हैं, और इसी प्रभाव को टारगेट बोर्ड प्रभाव के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, मूंगफली का विषाणु गुच्छा रोग, मूंगफली का विषाणु गुच्छा रोग किस मिट्टी में देखने को मिलता है मेरे बच्चों? ध्यान रखना, काली मिट्टी देखती कूद मत जाना। काली मिट्टी किसके लिए आती है? कपास के लिए। किसके लिए आती है बेटा? कपास के लिए। जबकि यहाँ पर क्या पूछ रहा है? मूंगफली। तो मूंगफली कहाँ लगती है? रेतीली भूमि में। आंसर क्या जाएगा? रेतीली भूमि, ध्यान रखिएगा। रेतीली भूमि के अंदर रेतीली भूमि के अंदर जो है इसका रेतीली भूमि के अंदर इसका अटैक होता है। चलिए नेक्स्ट इज हनीड्यू अवस्था किस रोग से संबंधित है? हनीड्यू अवस्था जो है मैं बता दूं आपको, बाजरे के अर्गट डिजीज से संबंधित आता है, ध्यान रखिएगा। बाजरे के अर्गट रोग, अर्गट का मतलब क्या होता है? चेपा। और चेपा कहाँ से आता है? जब बाजरे के जो सिट्टे होते हैं, बाजरे के जो दाने होते हैं, उन दानों के अंदर आपको चिपचिपा पदार्थ दिखाई देता है, इसको अपन कौन सा रोग कहते हैं? हनीड्यू अवस्था, बाजरे का अर्गट कहते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज अर्गोटीन क्या होता है? व्हाट इज अर्गोटीन? अर्गोटीन जो है बेटा एक प्रकार का कवक विष होता है, फंगल पॉइजन होता है। बाजरे का रोग नहीं है, बाजरे का रोग तो अर्गट है, ध्यान रखना। बाजरे का रोग तो क्या है? अर्गट है, और ये कवक विष होता है, ध्यान रखिएगा। अर्गोटीन कहाँ से पैदा होता है? इसकी जो कवक होती है क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस, उस क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस के कवक जाल से पैदा होने वाला एक प्रकार का विष होता है, जिसको अपन अर्गोटीन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और पौधों में मलानी रोग को पैदा करने वाले कवक, आपके सिलेबस में जितने भी मलानिया रोग दे रखी है, सभी की सभी मलानी रोग किससे होती है बेटा? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम नाम की कवक से होता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, और साथ में बता दूं, सर्कोस्पोरा से कौन सा होता है? मूंगफली का टिक्का रोग होता है। क्लेविसेप्स से कौन सा होता है? बाजरे का अर्गट होता है। अल्टरनेरिया से कौन सा होता है? टमाटर का अगेती झुलसा होता है। बैंगन का लघुपन रोग को सर्वप्रथम कहाँ देखा गया था? कोयम्बटूर, ध्यान रखेगा। कोयम्बटूर 1938 के आसपास इसको देखा गया था प्रथम बार। और किससे होता है? ये फाइटोप्लाज्मा से होता है। गेहूं का अनावृत कंडवा रोग किससे होता है? अनावृत कंडवा का प्रकार क्या है? अंतःबिजोड़, ध्यान रखे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेगा। अंतःबिजोड़ रोग होता है। जबकि बाह्य बिजोड़, ये किसका एग्जाम्पल? बाह्य बिजोड़ ये है जौ का आवर्त कंडवा रोग, कवर्ड स्मटो बार्ले कैसा होता है? बाह्य बिजोड़। जबकि अनावर्त जो इंटरनल वाला है वो कौन सा है? अंतः बिजोड़ होगा गेहूं का। नेक्स्ट, महामृग सीड्स, यस। स्टेग हेड, स्टेग हेड किस रोग से संबंधित है? सरसों के सफेद रोली से, बिल्कुल। सरसों के अंदर जो पुष्पक्रम होता है वो पुष्पक्रम नहीं रहता और हिरण के सिर जैसा, हिरण के सींग जैसा बना देता है, इसको अपन क्या कहते हैं? स्टेग हेड कहते हैं। नेक्स्ट इज, यस इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट, क्या है? गेहूं की किस रोली के लिए परपोसी के रूप में ब्राइजा माइनर, प्रोमस पेटुलस, एंगुना फेटुआ, ये 2-3 घास के नाम दे रखे जो प्रजाति काम आती है। मेरे बच्चों ध्यान में रखेगा, जितने भी रोली रोग हैं, जितने भी रस्ट डिजीज होती हैं, उन सभी के लिए प्राथमिक परपोसी के रूप में, प्राइमरी होस्ट के रूप में कौन काम आता है? गेहूं काम आता है। किंतु उसका जो एकांतर परपोसी होता है, अल्टरनेटिव होस्ट, उसके रूप में अलग अलग काम आता है। जो गेहूं की जो काली रोली है, ब्लैक रस्ट, उसके लिए कौन काम आता है? उसके लिए भारत के अंदर तो जो ग्रीष्मकालीन गेहूं होता है, समर व्हीट, वो काम आता है। साथ में महोनिया बारबरी के पौधे काम आते हैं। अगर महोनिया बारबरी नहीं है तो फिर ये काम आएंगे, ब्राइजा माइनर, ये जो भी नाम दे रखा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? काली रोली नाम हो जाएगा। अगर इसकी बात करें, ब्राउन रस्ट की बात करें, तो ब्राउन रस्ट में प्राइमरी होस्ट कौन होगा? गेहूं। जबकि अल्टरनेटिव होस्ट में कौन काम आता है? थैलेक्ट्रम जैपोनिकम काम आता है। रसिया के अंदर, रूस के अंदर कौन सा पौधा काम आता है? ओइडियम एरिसाइपोइडस, है ना। इस रशिया के अंदर जो काम आता है आइसोपायरम फ्यूमेरियोइडस, सॉरी, आइसोपायरम फ्यूमेरियोइडस नाम का पौधा जो है वो रूस के अंदर इस पूरी रोली के रूप में, एकांतर परपोसी के रूप में काम आता है। मैं आपको फिर से कह रहा हूं,
आपके चैप्टर जितने भी दे रखे हैं 14 चैप्टर, उसके पीछे जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। आपके के सब एमसीक्यू वेरी शॉर्ट ये सब सोल्व हो जाने हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करें अपन, अच्छा, और ये जो तीसरी रोग है पीली रोली जो है, इसकी अभी तक अननोन स्पीसीज है, एकांतर प्रकोष्ठी, ये अल्टरनेटिव होस्ट अभी तक खोजा नहीं गया है। नेक्स्ट इज अमृत का मलानी रोग सर्वप्रथम कब देखा गया था? 1938 में, 1938 के अंदर देखा गया था इलाहाबाद, जिसको भी प्रयागराज के नाम से जानते हैं। और अभी एक महाकुंभ का आयोजन हुआ था प्रयागराज, 1938 के अंदर देखा गया था। राजस्थान के अंदर पुष्कर, और ये जो पुष्कर के आसपास जो क्षेत्र है अजमेर का, वहां पर सबसे पहले इनको देखा जाता है। नींबू का कैंकर रोग का वाहक कौन है? ध्यान रखिएगा, नींबू का कैंकर रोग का वाहक कौन है बेटा? लीफ माइनर कहलाता है, लीफ माइनर कहलाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट फिर आता है सिट्रस कैंकर रोग का प्रबंधन किससे किया जाता है? सिट्रस कैंकर रोग आपको पता है बैक्टीरिया से होता है, और बैक्टीरिया को मारने के लिए अपन बैक्टीरिसाइड का यूज करते हैं। और बैक्टीरिसाइड का एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का यूज होता है। कार्बेंडाजिम फंजाई फंजीसाइड है, थायरम फंजीसाइड है, ट्राइकोडर्मा फंजीसाइड है, 3 का यूज नहीं करेंगे, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का यूज करेंगे। 500 से 1000 ppm का छिड़काव यहाँ पर किया जाता है। अगर ये नहीं दे रखा हो ऑप्शन में, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन ऑप्शन में नहीं दे रखा हो, तो बोर्डेक्स मिश्रण भी आंसर जा सकता है, बोर्डेक्स मिश्रण भी आंसर जा सकता है। गेहूं के सेहू रोग की निदम द्वारा खोज कब हुई थी? ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पर कहना चाह रहा है कि गेहूं का जो सेहू रोग है, ईयर कोकल डिजीज, ये किससे होता है? ईयर कोकल एंगुना ट्रिटिसाई से होता है। किससे होता है बेटा? एंगुना ट्रिटिसाई नाम की निमेटोड से होता है। इसको सबसे पहले डिस्कवर कब हुआ था? 1743, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कब हुआ था बेटा? 1743 में इसको सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। नेक्स्ट इज भारत में मिलोडोगाइनी की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो मैं बता दूं बेटा, पूरे वर्ल्ड के अंदर मिलोडोगाइनी की फुल फॉर्म, मिलोडोगाइनी एक प्रकार के ग्रीक शब्द है जो कि 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, मेलन प्लस ओइडस प्लस गाइनी। मेलन का मतलब होता है गार्ड या एप्पल, ओइडस का मतलब होता है के जैसा, गाइनी का मतलब होता है फीमेल निमेटोड, यानी कि एप्पल या गोड जैसे दिखने वाली मादा सूत्रकृमि को अपन मिलोडोगाइनी कहते हैं। और पूरे वर्ल्ड में इसके लगभग 61 प्रजातियां पाई जाती है, 61 से 62 प्रजातियां पाई जाती हैं, किंतु भारत के अंदर इसकी केवल और केवल 2 प्रजातियां ही देखने को मिलती हैं। 2 प्रजातियां मुख्य रूप से देखने को 2 प्रजातियां मुख्य रूप से देखने को मिलती हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज को। एक मिनट थोड़ा सा इसको करेक्शन कीजिएगा। भारत के मिलोडोगाइनी की प्रजातियां कितनी होती हैं? देखिए टोटल प्रजातियों की बात करें अपन बेटा, तो टोटल प्रजातियां तो इसकी है 61 से 62 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से 12 प्रजातियां भारत के अंदर पाई जाती हैं। 12 प्रजातियां कितने भारत में पाई जाती हैं, और 12 में से 2, यस 12 में से 2 इंपोर्टेंट है। 2 कौन सी है? मिलोडोगाइनी इनकॉग्निटा और मिलोडोगाइनी जैवेनिका, 2 इंपोर्टेंट प्रजातियां हैं, इसमें से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है स्पाइरल सूत्रकृमि। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन वैसे नहीं बने तो बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा टिपिकल बन जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। स्पाइरल सूत्रकृमि की बात की जा रही है, तो स्पाइरल सूत्रकृमि जो है वो हेलिकोटाइलेंकस प्रजाति, बिल्कुल हेलिकोटाइलेंकस प्रजाति को अपन क्या कहते हैं? स्पाइरल निमेटोड के नाम से इसको अपन जानते हैं। यस, नेक्स्ट आता है, देखिए चैप्टर नंबर 9 के अंदर जो पीछे की तरफ स्नेल और स्लग दे रखे हैं उनको बहुत अच्छे से रट के जाना है, बहुत अच्छे से आपको रट के जाना है, क्योंकि इसमें 100% क्वेश्चन वो निकालेगा ही निकालेगा। काली स्लग का नाम क्या होता है? लेविकोलिस या लेविकोलिस के नाम से इसको अपन जानते हैं। मेरे बच्चों ध्यान में रखेगा, लेविकोलिस इसका साइंटिफिक नेम कहलाता है। काली स्लग के अलावा और भी स्लग अपने पास में है, एक तो स्लेटी स्लग एनाडेंस होगा, एक भूरी स्लग लाइमेक्स होगा, है ना। और राइमेक्स कंद वाली सब्जियों को नुकसान पहुंचाता है, एनाडेंस मक्के की फसल को नुकसान पहुंचाता है, और जो काली स्लग होती है वो नीम की नर्सरी और पान को नुकसान पहुंचाने का काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज केचुए में जनन का प्रकार कौन सा होता है? ध्यान रखेगा, केचुए के अंदर भले ही ये एक लिंगी प्राणी होता है, इसमें नर और मादा दोनों होते हैं, किंतु जनन किस प्रकार का होता है? यहाँ पर लैंगिक सेक्सुअल प्रकार का जनन जो है यहाँ पर कहलाएगा। नेक्स्ट इज केचुए में नेफ्रिडिया मनुष्य के किस अंग के समान कार्य करते हैं? ध्यान रखिएगा, केचुए के अंदर नेफ्रिडिया, अच्छा नेफ्रिडिया क्या करते हैं? उत्सर्जन का काम करते हैं। क्या काम करते हैं? उत्सर्जन का। और आपको पता है अपने बॉडी में, मानव की बॉडी में कौन करेगा उत्सर्जन? हार्ट नहीं करता है। किडनी देखेंगे, फुफ्फुस नहीं, तंत्रिका तंत्र नहीं, आंसर एक ही है बात में, क्या किडनी की तरह कार्य करता है। मनुष्य के किडनी के रूप में काम कौन करता है? नेफ्रिडिया के सिस्टम के रूप में काम करता है। नेक्स्ट इज
केचुए के अंदर क्लाइटेलम, केचुए में क्लाइटेलम जो है कौन से पार्ट पर पाया जाता है? इस क्लाइटेलम को हिंदी में पर्याणिका भी कहते हैं। अगर मान लो यहाँ पर नाम आ जाए तो ध्यान रखिएगा, इस क्लाइटेलम को हिंदी में क्या कहा जाता है? पर्याणिका कहा जाता है। ये कहाँ मिलता है? 14, 15, 16, 13, 14, 15, ये बहुत ऑप्शन कल कर रखा है। 14 से स्टार्ट करो, 16 पे खत्म करो। 1, 1 to 4 है ना, 1, 4, 1, 6, 1, 4, 1, 6, ठीक है, इस प्रकार से याद कर सकते हैं। 14, 15, 16 पर क्लाइटेलम पाया जाता है। और ध्यान रखना, और इसी क्लाइटेलम वाले पार्ट में क्या पैदा होता है? कोकून पैदा होता है। कोकून, ध्यान रखेगा, इस क्लाइटेलम वाले भाग के अंदर जो ग्रंथियां होती हैं वो विशेष स्त्राव स्त्रावित करती हैं, जिसके द्वारा कोकून का निर्माण होता है। और इन्हीं कोकून, अंडों की रक्षा के लिए कोकून बनते हैं, और एक कोकून से एक केंचुए का निर्माण जो है यहाँ पर होता है। नेक्स्ट इज टोर्टिलस क्या होता है? यस, टोर्टिलस एक प्रकार का क्या है? टोर्टिलस व्यंजन है, लार्वा है, सूक्ष्म जीव है, कुछ ही नहीं है, व्यंजन। ध्यान रखिएगा, दक्षिणी मेक्सिको के अंदर बनने वाला एक डिश है, व्यंजन होता है, जो यहाँ पर काम आने वाला है। बहुत सारे लोग उसको खाना पसंद करते हैं, ठीक है। दक्षिणी मेक्सिको में चापुलाइन नाम से इसके अनेक व्यंजन बनते हैं, जिसके अंदर टोर्टिलस प्रमुख व्यंजन होता है। और टोर्टिलस जिसे को मिर्ची के सॉस के साथ खाया जाता है। साथ में डेंगूमैन नाइट मार्केट भी है, जहां पर बहुत सारे चीनी के मार्केट बनते हैं। और ओहेलोन नामक अमेरिका का मूल निवासी रात्रि को एक गड्ढे में घास खिलाकर इनको भोजन के लिए इकट्ठा करते हैं। ये 2-3 लाइन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ेगा। नेक्स्ट इज आरी जैसे दांत किस मुखांग में पाए जाते हैं? ध्यान रखेंगे, आरी जैसे दांत जो है वो चिबुकास्ती में, बिल्कुल मैंडिबल के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। चिबुकास्ती के दांत होते हैं ये, मैंडिबल जैसे आरी जैसे दांत होते हैं। और भोजन को होल्ड करने का काम कौन करेगा? चंबिका करती है, मैक्सिली करती है। चलिए नेक्स्ट इज पौधों में पर परागण में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? मैं बता दूं आपको बेटा, पौधों के अंदर सबसे ज्यादा योगदान होता है मधुमक्खी का। लगभग विश्व के 80% पौधों के अंदर जो परागण का काम हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है? मधुमक्खी के द्वारा हो रहा है। श्रमिक मधुमक्खी की सबसे पिछली टांगों पर रोहेदार बाल होते हैं, उनको क्या कहते हैं? मोम ग्रंथियां, परागथैली, डंक, परागथैली पोलन बैग के नाम से जानते हैं। जो वर्कर्स हनीबीज होती हैं उसके पिछली टांगों पर बहुत सारे ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं? परागथैली के नाम से जानते हैं। विषाणु एवं जीवाणु जनित रोगों के वाहक कौन होते हैं? ध्यान रखना बेटा, अधिकतर जो वायरस और बैक्टीरिया के जो होते हैं वो कौन? पिस्सू। ध्यान रखेगा। और इसी के द्वारा चूहों के अंदर, काले चूहों के अंदर, रेटस के अंदर प्लेग रोग का वाहक कौन था? पिस्सू था। ध्यान रखेगा, जिसकी वजह से बहुत बड़ी महामारी हो गई थी यूरोप के अंदर और बहुत सारे लोग जो है मर गए थे। जोंक का शरीर कितने खंडों में विभाजित होता है? तो जोंक का शरीर 33 खंडों में विभाजित होता है मेरे बच्चों, ध्यान में रखिएगा, 33 खंडों में विभाजित होता है। केंचुए का शरीर 110 से 150 खंडों में विभाजित होता है और जोंक का शरीर 33 खंडों में विभाजित होता है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, संघ ऑर्थोपोडा का जीव कौन सा होता है भाई इसके अंदर? संघ ऑर्थोपोडा की बात कर रहे हैं। पिस्सू, जोंक है ना, और लिवर फ्लूक या एस्केरिस? एस्केरिस नहीं है, लिवर फ्लूक भी नहीं है, पिस्सू। बिल्कुल ऑर्थोपोडा का कौन हो जाएगा? पिस्सू। ठीक है। नेक्स्ट इज मच्छर नियंत्रक मछली है। यस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मच्छर को नियंत्रण करने वाली या मच्छर के लार्वा को नियंत्रण करने वाली इनमें से कौन सी मछली यहाँ पर आती है? बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। देखिए बेटा, सबसे पहली मछली का नाम दे रखा है सोन मछली। सोन मछली तो अपन सौंदर्य के रूप में यूज करते हैं, एक्वेरियम के रूप में यूज करते हैं, है ना। सोन मछली के साथ साथ में परी मछली, मैंक्रोपोस मछली और ट्राइकोस्टर मछली जो है वो सौंदर्य मूल्य में काम आती है, मतलब दिखने वाली मछली होती है। जबकि मच्छर के लार्वा के लिए गंबूशिया, पेनकस, है ना। तो यहाँ पर कौन सी मछली जाएगी? गंबूशिया। बिल्कुल, गंबूशिया होती है, पेनकस होती है, हैप्लोकाइटस होती है, ट्रोकोगेस्टर। ध्यान रखना, ट्रोकोगेस्टर है, ट्राइकोस्टर नहीं है, ट्रोकोगेस्टर। दोनों में नाम में कंफ्यूजन है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। 48, कौन सी मछली जो है 2 वर्ष की उम्र में यौन परिपक्वता, सेक्सुअल मैच्योरिटी को गेन कर लेती है? ध्यान रखना, कटला मछली जो होती है वो 2 साल की उम्र में सेक्सुअल मैच्योरिटी को गेन कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मत्स्य विभाग की स्थापना, फिशरी बोर्ड की स्थापना कब हुई थी बेटा? ध्यान रखना, फिशरी बोर्ड की स्थापना 1982, बिल्कुल 1982 के अंदर हुई थी। और 1 साल बाद ही
1983 के अंदर पीसीआर की खोज हुई थी, कैरी मुलिस ने की थी पीसीआर की खोज। नेक्स्ट इज देशांतर स्वभाव वाली मछली कौन सी है? फिश हैव डायरेक्शनल नेचर। देशांतर स्वभाव का मतलब होता है दो दिशाओं में बह सकती हैं। जब इसको अंडे देने का जब इसको अंडे देने का टाइम आता है तब ये पानी की विपरीत दिशा में बहती है, और जब वापस अंडे देने के बाद में वापस पानी की दिशा में हो जाती है, बहने की दिशा में हो जाती है महाशीर। ठीक है, इस मछली को। तो ये अपन देख पा रहे हैं ये अपन देख पा रहे हैं, ये 50 क्वेश्चन में आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के रूप में आपको लेके आया हूं। अब अपन बात करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए चलते हैं, कौन कौन से रिक्त स्थान हैं और देखेगा। चलिए स्टार्ट करेंगे अपन। पादप प्रजनन का अत्यंत महत्वपूर्ण चरण इनमें से कौन सा कहलाएगा, वो अपन बात करते हैं। द मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप ऑफ प्लांट, पादप प्रजनन का अत्यंत महत्वपूर्ण चरण क्या है? अत्यंत महत्वपूर्ण चरण चयन है, चयन या सिलेक्शन, ध्यान रखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण चरण कौन सा होता है? चयन या सिलेक्शन कहलाता है। प्रतिप संकरण में जो बार बार उपयोग किए जाने वाले जनक को अपन क्या कहते हैं? आवर्ती जनक कहते हैं। आवर्ती जनक या रिकरिंग पेरेंट कहा जाता है। रिकरिंग पेरेंट जो बार बार रिपीट होता है उसको रिकरिंग पेरेंट कहते हैं। जो बार बार रिपीट नहीं होता है, एक ही बार आता है, इसको नॉन रिकरिंग अनावर्ती जनक कहा जाता है। नेक्स्ट इज पौधे के कौन से भाग को संवर्धित करने पर वायरस मुक्त पौधे प्राप्त होते हैं? मैंने अभी कहा था वायरस मुक्त पौधे प्राप्त करने के लिए आपको शीर्षस्थ विभजोतक, हिंदी में शीर्षस्थ विभजोतक, शीर्षस्थ विभजोतक है ना, और यहां पर लिख लेता हूं उसको, और क्या कहते हैं? एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम की बात करेंगे अपन। बीएससी का पूरा नाम बताइएगा। बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, जीवाणु कृत्रिम गुणसूत्र, अंग्रेजी में बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ठीक है, इसके लगे हाथ वाईएससी का वो भी पूरा नाम लिख देना आप, वाईएससी ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ठीक है भाई। नेक्स्ट इज सफेद लटकी एक वर्ष में कितनी पीढ़ियां होती हैं? ध्यान रखिएगा, एक वर्ष में कितनी पीढ़ियां पूछ रहा है, कितनी पीढ़ी होती है? तो एक ही होती है भाई इसकी, ध्यान रखिएगा। एक किस किस की होती है? एक तो व्हाइट ग्रब की एक होती है, दीमक टर्माइट की भी एक ही होती है। सबसे ज्यादा होती है चने के फली छेदक की, 8 पीढ़ियां होती है ना। बेर की फल मक्खी की 4 पीढ़ियां होती है, अनार की तितली की 4 पीढ़ियां होती है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इनको। कपरा कीट का गर्भ दानों के भ्रूण वाले भाग को खाता है। किस भाग को खाता है? एम्ब्रियो वाले पार्ट को खाना पसंद करता है। आपको पता है कि जो कपरा बिट्टल होती है वो स्टोरेज पेस्ट होता है एक प्रकार का इसमें स्टोरेज पेस्ट कहलाता है। इसकी वजह से स्टोरेज पेस्ट होने की वजह से ये दानों के भ्रूण वाले भाग को खाना पसंद करता है। नेक्स्ट इज खालिस्तान एवं खालिस्तान कीट किसानों के मित्र कीट कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, कौन से कीट कहलाते हैं? मित्र कीट। देखिए आपको ये तो पता है कि केंचुआ जो होता है वो किसान का मित्र कीट है। मित्र कीट नहीं, मित्र है, मित्र जीव है। कीट की बात कर रहे हैं तो यहाँ मैं बता दूं आपको, परजीवी एवं परजीवियाम, परजीवी एवं परजीवियाम यानी कि पैरासाइट एंड पैरासिटोइड। पैरासाइट और पैरासिटोइड जो है ये बेनिफिशियल इंसेक्ट कहलाते हैं। हैंड रोटेड डस्टर को खालिस्तान भी कहते हैं। हैंड रोटेड डस्टर को अपन फैन डस्टर भी कहते हैं, पंखा डस्टर। इसको क्रैंक डस्टर भी कहा जाता है, क्रैंक डस्टर। फैन एंड क्रैंक डस्टर भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। फैन एंड क्रैंक डस्टर भी कहते हैं। नेक्स्ट इज
जीवाणु और विषाणुओं में केवल कौन से प्रकार के राइबोसोम होते हैं बेटा? तो केवल 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा। अधिकांश कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? वही काइटिन की बनी होती है। मैक्सिमम जो फंजाई की सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। काइटिन और कहाँ दिखाई देगा आपको? एक तो जितने भी कीट हैं, कीटों का जो बाह्य कंकाल होता है, जो एक्सोस्केलेटन होता है, वो किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। नेक्स्ट, मूंगफली का विषाणु गुच्छा रोग का संचरण कौन सी कवक करती है भैया? ये करती है कौन सी कवक? पॉलीमिक्सा ग्रेमिनिस। पॉलीमिक्सा ग्रेमिनिस, इसको इंग्लिश में लिखोगे तो भी ऐसे ही यही नाम लिखा जाएगा, पॉलीमिक्सा ग्रेमिनिस। मेरे बच्चों ध्यान में रखना, वायरस के द्वारा होने वाले रोग जो आपके दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं? 3 रोग दे रखे हैं। 3 में से कौन कौन सा? एक तो ये मूंगफली का दे रखा है, ये किससे होता है? फंजाई से होता है। फंजाई इसका वेक्टर होता है, संचरण करता है, पॉलीमिक्सा ग्रेमिनिस। 2 रोग और हैं, एक तो भिंडी का पीस सिरा, येलो वेन मोजे को पोखरा, और एक टमाटर का पर्ण कुंचन, लीफ कर्ल ऑफ टोमेटो। इन दोनों का वेक्टर कौन है? सफेद मक्खी, व्हाइट फ्लाई। ध्यान रखना। धान का खेरा रोग किसकी कमी से होता है? मैंने भी कहा था आपको, जिंक की कमी से देखने को मिलता है धान का खेरा रोग। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गेहूं का अनावर्त कंडवा जो है वो किस रोग की किस रोगजनक से होता है? तो आपको बता रखा है मैंने, ये किससे होता है? अस्टिलागो, अस्टिलागो सेजेटम ट्रिटिसाई नाम की फंजाई से होता है। जबकि अस्टिलागो होर्डाई ये जौ के आवर्त कंडवा रोग से होता है। बैंगन का लघुपर्ण किसकी वजह से होता है? फाइटोप्लाज्मा, फाइटोप्लाज्मा या माइकोप्लाज्मा या एमएलओ को वजह से बैंगन का लघुपर्ण होता है। और बैंगन का लघुपर्ण पूछ ले किस कीट से संचरित होता है? तो फाइसिटिस नाम के कीट से संचित होता है। इसको एक बार और देख लीजिएगा आप इसको। नेक्स्ट, मलानी रोग का रोगजनक खालिस्तान के रूप में जीवित रहता है। यस, मलानी रोग का जो रोगजनक होता है वो किस रूप में जीवित रहता है? तो ये वैसे तो क्लेमाइडो बीजाणु या इन रूप में जीवित रहना पसंद करता है। किस रोगजनक खालिस्तान के रूप में? तो क्लेमाइडो बीजाणु, क्लेमाइडोस्पोर भी कहते हैं इसको अपन, क्लेमाइडो बीजाणु के रूप में होता है। धान में पुट्टी रोग सिस्ट डिजीज की खोज जर्मनी के जे.जी. कोहेन नाम के साइंटिस्ट ने की थी। जे.जी. कोहेन नाम के साइंटिस्ट ने, है ना, सीरियल सिस्ट डिजीज की खोज की थी। और जर्मनी के कोहेन नाम के। और इंडिया के अंदर वासुदेव, है ना, इंडिया में पूछते तो कौन सा हो जाएगा बेटा? वासुदेव ने 1958 के अंदर नीम का थाना सिक्कर में इसको डिस्कवर किया गया था। नेक्स्ट इज, केंचुए में निषेचन की प्रक्रिया खालिस्तान में संपन्न होती है। यस, केंचुए के अंदर निषेचन की प्रक्रिया या फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो होता है वो कहाँ पर संपन्न होती है? तो बता दें आपको, निषेचन जो है कोकून के अंदर संपन्न होता है, कोकून में संपन्न होता है। कोकून के अंदर ये प्रक्रिया जो है देखने को मिलती है। कोकून में संपन्न होती है। टीडे में मुखांग कैसे प्रकार के होते हैं? तो टीडे में मुखांग अधो उन्मुखी प्रकार के होते हैं, है ना। अधो उन्मुखी भी कह सकते हैं। हाइपोफेरिंग्स प्रकार के होते हैं। और इस प्रकार के नहीं दे रखा होता है, ऐसे ये सब लिख सकते हो, काटने और चबाने वाले, बाइटिंग और चिविंग टाइप भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों लिख सकते हैं अपन यहाँ पे। जौ की लार में कौन सा प्रतिस्पंदक पाया जाता है? तो आपको पता है हिरुडीन, हिरुडीन प्रतिस्पंदक पाया जाता है। मछली के तेल में कौन सा विटामिन? विटामिन ए सबसे ज्यादा पाया जाता है, विटामिन ए। नेक्स्ट, उत्परिवर्तन। यस, अब बात करते हैं अपन वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो एक एक लाइन में आपको परेशान करने वाला है। बात करें अपन उत्परिवर्तन किसे कहते हैं? डिफाइन म्यूटेशन। आपको पता है पूरी तरह से कि किसी जीव के किसी लक्षण में
अब मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पे, आप सुनिएगा ध्यान से और इससे संबंधित और भी जानकारी आपको बता दूंगा। किसी जीव के किसी लक्षण में अचानक से कोई परिवर्तन आता है और वो परिवर्तन आगे की पीढ़ियों में वंशानुगत हो जाता है, आगे की पीढ़ियों में चला जाता है, तो उसको अपन उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहते हैं। कोई चेंज आएगा और वो चेंज आगे की जनरेशन में इनहेरिटेबल हो जाता है, तो उसको अपन म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन की जो खोज है वो किसने की थी, ध्यान रखिएगा, म्यूटेशन की जो खोज है वो मॉर्गन नाम के साइंटिस्ट ने की थी, जबकि जो शब्द दिया था वो किसने दिया था, ह्यूगो डी व्रीज नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। काजरी का पूरा नाम, यस, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, हिंदी में आप नाम देख लेना। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर स्थित है। मेरे बच्चों ध्यान में रखिएगा, जो भी पहले चैप्टर के अंदर जो भी इंस्टीट्यूट दे रखे हैं पीछे टेबल के रूप में, उनको बहुत अच्छे से याद करके जाइएगा, क्वेश्चन आएगा 100%। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीन का नाम क्या है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीन का नाम निप जीन कहलाता है। क्या कहलाता है, निप जीन कहलाता है। अगर आपसे पूछ ले ये निप जीन कहाँ से मिलता है, तो बेटा ये राइजोबियम स्पीसीज और स्पेशली राइजोबियम मेलिलोटी, कौन सी लोटी, राइजोबियम मेलिलोटी से, राइजोबियम मेलिलोटी नाम के बैक्टीरिया से प्राप्त होने वाला जीन है ये, नाम इसका क्या है। नेक्स्ट है कैलस। कैलस क्या होता है, व्हाट इज कैलस, देखिएगा ये पादप उत्तक संवर्धन पीटीसी से निकाला क्वेश्चन है। कैलस क्या होता है कि असंगठित एवं अविभेदित कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, कैलस कहलाता है। जब अपन पादप संवर्धन करते हैं तो उस पादप संवर्धन के अंदर जब एक्स प्लांट यानी कि कर्तोतक को, कर्तोतक क्या होता है, वो टुकड़ा जिसका पादप संवर्धन किया जाना है, उस टुकड़े को क्या कहते हैं अपन, कर्तोतक या एक्स प्लांट कहते हैं। तो कर्तोतक या एक्स प्लांट को जब अपन न्यूट्रिएंट मीडियम पर पोषक पदार्थ पर रखते हैं तो वहां से बहुत सारी असंगठित और अविभेदित कोशिकाएं बन जाती हैं, उन कोशिकाओं को अपन क्या कहते हैं, कैलस के नाम से इसको जानते हैं। नेक्स्ट है सफेद लट किस वर्ग का सदस्य कहा जाता है। यहाँ पर क्लास की बात की है तो बेटा क्लास में मेलेलोनथिडी या स्क्रेबियडी फैमिली में ये आता है। और अगर मान लो ऑर्डर पूछ लें तो ऑर्डर का नाम क्या हो जाएगा, इसका कोलियोप्टेरा ऑर्डर हो जाएगा, कोलियोप्टेरा ऑर्डर हो जाएगा। और क्लास की बात की तो क्या हो जाएगा, मेलेलोनथिडी, मेलेलोनथिडी या स्क्रेबियडी फैमिली के अंदर ये काउंट होगा, मेलेलोनथिडी या स्क्रेबियडी फैमिली में ये शामिल हो जाता है। और ऑर्डर के अंदर ये कोलियोप्टेरा ऑर्डर के अंदर ये शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेर की फल मक्खी का वैज्ञानिक नाम कार्पोमिया वेसुवियाना, ध्यान रखिएगा, बेर की फल मक्खी कार्पोमिया वेसुवियाना, ठीक है। और कार्पोमिया वेसुवियाना इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, डिप्टेरा ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज संचेत अनाज के भंडार गृहों में किस प्रकार के कीटनाशी काम लेते हैं, ध्यान रखिएगा बेटा, जब अपन अनाज को स्टोर करते हैं तो वहां पर कौन से प्रकार के कीटनाशी काम आते हैं, धूमक, फ्यूमिगेंट्स जो होते हैं, फ्यूमिगेंट्स धूमक, वो यहाँ पर काम आते हैं भंडार गृहों के अंदर। FAO का पूरा नाम पूछ रहे हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, है ना, खाद्य एवं कृषि संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम हो जाएगा। नेक्स्ट डीपा का पूरा नाम अभी मैंने डिस्कस किया था, डीपा कब आया था, 1914 के अंदर, 1914 के अंदर आया था। डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट, विनाशी कीट एवं नाशी जीव अधिनियम 1914 के अंदर इसको लागू किया गया था। पादप विषाणु विज्ञान के जनक कौन है, फादर ऑफ प्लांट वायरोलॉजी, तो बता दूं आपको फादर ऑफ प्लांट वायरोलॉजी ये है अपने पास में पीए माइकेली, ध्यान रखिएगा, पीए माइकेली। और अगर भारत की बात करें तो ईजे बटलर, ईजे बटलर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट फाइटोप्लाज्मा, किस फाइटोप्लाज्मा पर किस एंटीबायोटिक का अधिक असर पड़ता है। जब भी फाइटोप्लाज्मा को कंट्रोल करना होता है बेटा तो अपने पास में दो एंटीबायोटिक है, एक तो है पेनिसिलिन और एक है टेट्रासाइक्लिन। अगर मैं पेनिसिलिन का उपयोग करता हूं तो इसका कोई असर नहीं पड़ता है फाइटोप्लाज्मा के ऊपर, जबकि टेट्रासाइक्लिन डालते ही फाइटोप्लाज्मा मर जाता है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, टेट्रासाइक्लिन का उपयोग करने से फाइटोप्लाज्मा खत्म हो जाता है। यानी कि जब अपन बैंगन का लघुपर्ण रोग का प्रबंधन पढ़ेंगे तो वहां पर आपको यही लिखना है, टेट्रासाइक्लिन। अर्गोटिज्म क्या होता है मैंने बता रखा है, अर्गोटिज्म एक प्रकार का पशुओं और जानवरों के अंदर होने वाला रोग है। जब पशु या जानवर अर्गोटिन या अर्गोटॉक्सिन नाम का पदार्थ वाला बाजरा खा लेता है, ऐसा बाजरा जिसके अंदर अर्गोटॉक्सिन पाया जाता है, और अर्गोटॉक्सिन वाला बाजरा अगर कोई पशु खा ले या जानवर खा ले तो उनके अंदर ये रोग पैदा होता है। उस रोग का नाम क्या है, अर्गोटिज्म, जिसकी वजह से मानव के अंदर दस्त लगना, सिर दर्द होना, पेट दर्द होना, ये सब लक्षण यहाँ पर नजर आते हैं। सफेद मक्खी किन रोगों का वाहक होती है मैंने बता रखा है आपको, भिंडी का पीत सिरा मोजेक रोग, येलो वैन मोजेक ऑफ ओकरा,
और दूसरा है टमाटर का पर्ण कुंचन, ये 2 रोग का वाहक होती है। नेक्स्ट, रूस में गेहूं की पर्णरोली रोग की एकांतर परपोषी का नाम बताओ। राइट द नेम ऑफ अल्टरनेटिव होस्ट फॉर व्हीट लीफ रस्ट। देखो बेटा, लीफ रस्ट की बात की है, यानी कि ये ब्राउन रस्ट की बात कर रहा है, ब्राउन मतलब भूरी। और रूस के अंदर मैंने अभी बताया था ऑइडियम फ्यूमेरियोइडस नाम का जो एकांतर परपोषी है। ये आप चैप्टर नंबर 7 में जो महत्वपूर्ण बिंदु दे रखे हैं उसमें आप देख लीजिएगा इसका आंसर, है ना। फ्यूमेरियोइडस नाम की जो पौधा है उसको एकांतर परपोषी के रूप में माना जाता है। और इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, रसिया के अंदर गेहूं के रोली रोग नियंत्रण हेतु 2 कवकनाशी के नाम, है ना, कार्बोक्सिन और ऑक्सीकार्बोक्सिन अपन यूज कर सकते हैं। सॉरी, रोली रोग पूछ रहा है, अगर कंडवा पूछता है तो कार्बोक्सिन ऑक्सीकार्बोक्सिन अपन यूज कर सकते हैं। और रोली पूछ रहा है तो यहाँ पर अपन जिनेब का यूज कर सकते हैं, मैंगोजेब का यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इज अमरूद के मलानी रोग में प्रतिरोधी किस्मों का नाम। हाँ, अमरूद के अंदर जो मलानी रोग को कंट्रोल करने के लिए अपन लखनऊ 40 और सरदार, अलावा सफेदा, व्हाइट गुआवा, सुप्रीम, नासिक, प्रिया, ये अपन यूज कर सकते हैं वेरायटी के रूप में। बहुत सारी वेरायटी है। बेर के छाछा रोग के रोगजनक का नाम ओइडियम एरिसाइपोइडस, ओइडियम एरिसाइपोइडस इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट इज शुद्ध जल में पाए जाने वाले सूत्रकृमि। यस, शुद्ध जल के अंदर कौन कौन से सूत्रकृमि पाए जाते हैं? बेटा इस वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना मेरे बच्चों, आपसे पूछेगा। शुद्ध जल के अंदर आपको प्लेक्टस, डोराइलेमस, निगोलेमस, है ना, ये आपको मिलेंगे। खारे जल के अंदर कीटोस्टोमा, क्रोमेडोरा, ये मिलेंगे। जैविक परिचायक के रूप में पेनागिलस, रेडिवाइवस। मानव परजीवी के रूप में एस्केरिस, एंट्रोबिस, वाउचेरिया, है ना, ये सब आपको मिलने वाले हैं। नेक्स्ट इज कौन से तंत्र सूत्रक्रमी में नहीं पाए जाते हैं? तो बता दूं मैं आपको, एक तो श्वसन तंत्र और एक परिसंचरण सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं पाए जाते हैं इसमें निमेटोड के अंदर। ध्यान रखिएगा। धान की खेती को कौन सा केंचुआ नुकसान पहुंचाता है ना, यहाँ पर मालाबारिया पेडुडिकोला नाम का केंचुआ धान की फसल को नुकसान पहुंचाता है। केंचुआ जो टॉपिक दे रखा है 10वां, उसमें लास्ट जो पैराग्राफ है महत्वपूर्ण बिंदु से ऊपर, उस पैराग्राफ को पढ़ के जाना। ठीक है, उसमें 2-3 केंचुए के नाम दे रखे हैं, कौन किसको नुकसान पहुंचा रहा है। इलायची के पौधे को, अन्नामलाई की पहाड़ियों पर इलायची के पौधे को कौन पहुंचा रहा है, वो सब पढ़ के जाना बेटा। ठीक है, नेक्स्ट इज केंचुए में पाच्य ह्यूमिक अम्ल को उदासीन करने वाली ग्रंथि का नाम कैल्सीफेरस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? कैल्सीफेरस ग्रंथि क्या करती है? मिट्टी के ह्यूमिक अम्ल को उदासीन करने का काम करती है। नेक्स्ट, टीडे का कृषि में महत्व लिख देंगे आराम से कि भाई इसको प्रलोभक के रूप में यूज लेते हैं, इसको मिट्टी के सुधारक के रूप में यूज लेते हैं, वगैरह वगैरह पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टीडे में मुख्य किस प्रकार का होता है? अधो उन्मुखी होता है, हाइपोग्नेथस प्रकार का मुख पाया जाता है, ध्यान रखेगा। रानी मधुमक्खी शुक्राणुओं को कहाँ एकत्रित करती है? रानी मधुमक्खी स्पर्मेथिका जो शुक्राणु ग्राही होती है, शुक्राणुधानी, उसके अंदर अपने शुक्राणु को, मतलब जो मेल के शुक्राणु होते हैं उसको स्टोर करने का काम करती है। कृत्रिम भोजन क्या होता है बेटा? आर्टिफिशियल फूड। आपको पता है जब मधुमक्खियों को खाना नहीं मिलता है, उनको फूल नहीं मिलते हैं, तो अपन कृत्रिम भोजन बनाते हैं, जैसे कि शक्कर और पानी, चीनी और शुगर 2 किलो 2:1। अगर 2 किलो शक्कर है तो 1 किलो आपको पानी मिला के आपको ऐसा भोजन बनाना है, इसको अपन कृत्रिम भोजन कहते हैं। जोंक चिकित्सा में प्रयुक्त जोंक का नाम क्या है? जोंक चिकित्सा के अंदर हिरुडो मेडिसिनलिस जो लगभग बहुत सारी प्रजातियां हैं वैसे, उसमें से एक नाम है हिरुडो मेडिसिनलिस। प्लेग रोग का वाहक का नाम अभी बताया था, पिस्सू, है ना। पिस्सू जो है वो चूहों के प्लेग रोग का वाहक का काम करता है। मछलियों में अंडे देने का समय कब होता है? मानसून के समय पर, बारिश के टाइम पर अंडे देने का समय होता है। और इसी समय पर, अच्छा ये मानसून कौन सा होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून। और इसी समय पर जो सरकारें होती है, राज्य सरकारें, वो मछली पालन पर रोक लगाती हैं, क्योंकि यहाँ पर अंडे देने का समय होता है। और लास्ट क्वेश्चन है, किस मछली को कानूनी संरक्षण की आवश्यकता है? तो यह है महासीर, क्योंकि महासीर जो है लोग बाग बहुत खाने लग गए हैं। महासीर का काफी ज्यादा दोहन हो रहा है, आवासीय दोहन होने की वजह से इसको कानूनी संरक्षण की आवश्यकता है। ठीक है बेटा, तो ये अपन देख पा रहे हैं 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो मैंने ये आपको बताया है क्वेश्चंस, इसकी पीडीएफ आपको लिंक से मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं अगली क्लास और जो भी क्लासेस होगी उसमें देखेंगे अपन साथ में। और ऑल द बेस्ट आप सभी को 18 तारीख के एग्जाम के लिए। इस पीडीएफ को आप लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा, साथ में इस वीडियो को जरूर देख के जाना, ये आपके बहुत काम के आने वाली है। चलिए सभी को राधे राधे।